Good evening, student. Welcome to Disha Academy online classes. Today, I will teach you the new chapter like cornerstone of the Constitution, and we can say that Magna Carta. It is second name of fundamental rights. Today, we will talk about introductions and origin of fundamental rights. It is very important and complicated chapter of Indian constitutions. Article 12 to 35 पार्ट 3 फ्रॉम ये कहाँ से लिया गया? ये यूएसए से लिया गया है, बिल ऑफ राइट्स से। यूएसए में फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वहाँ पर बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है, जो 1791 में इसकी उत्पत्ति यूएसए में हुई थी। अब हम इंट्रोडक्शन पर बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स पर। ये ब्रिटेन 1215 ईस्वी के समय मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा, अमेरिका में नहीं हुआ था। भारत के संविधान ने अमेरिका से ये लिया था, लेकिन इसका जो ओरिजिन थी वो ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन सम्राट जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा, जिसे कहते हैं अधिकार पत्र, मूल अधिकार संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज है। इसके द्वारा सम्राट ने ब्रिटिश नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। अगर हम फ्रांस में आ जाए, 1789 में तो वहाँ के राजा ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ विशेष अधिकार वहाँ की जनता को दे दिया गया, जिसके कारण फ्रांस की जनता अपने मूल अधिकारों के प्रति अत्यधिक सहज हो गई और जागरूक भी हो गई, जिसके कारण 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी शासक लुईस 16 को मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण फांसी पे चढ़ा दिया गया था वहाँ की जनता के द्वारा। अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था, जबकि वहाँ पर बिल ऑफ राइट्स के बारे में बताया जाता है। बिल ऑफ राइट्स को ही वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स माना जाता है। ये तो इतिहास रहा है फंडामेंटल राइट्स का वर्ल्ड में। अब भारत के विषय में बात कर लेते हैं। भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम संविधान विधेयक 1895 ईस्वी के दौरान की गई थी। भारतीयों को मूल अधिकार प्रदान करने की मांग 1917 के दौरान कांग्रेस द्वारा, 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से, 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से की गई थी। 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन, 1930 में कराची अधिवेशन में इसके बारे में बात की गई, और यहाँ तक कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन मतलब सेकेंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने यह मांग अंग्रेजों के समक्ष रखी थी। किंतु 1934 में सरकार की संयुक्त संसदीय समिति ने इसको अस्वीकार कर दिया था। 1935 में भारत शासन अधिनियम में इसे शामिल नहीं किया गया। 1945 ईस्वी में तेज बहादुर सैपरू ने भी संविधान के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट में भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की वकालत की थी, जिसके कारण मूल अधिकारों की एक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी थे। आज जे.बी. कृपलानी जी के कारण ही भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार संबंधित
प्रावधान किया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा, जेबी कृपलानी ये जो समिति बनाई गई थी मूल अधिकारों के लिए, ये उसमें उपाध्यक्ष के तौर पर थी, जबकि ये उप समिति बनाई गई थी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता क्या है। ये कानून की सरकार है, ना कि पुरुषों की। कहने मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट ऑफ ए मैन। और फंडामेंटल राइट्स को संविधान का आधारशिला मानी जाती है। फंडामेंटल राइट्स का दूसरा नाम मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, सभी कानून के अधीन होंगे। इसलिए फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। The fundamental rights are defined as the basic freedom that every Indian enjoy। जो मौलिक अधिकार है वो सभी भारतीयों के लिए मूलभूत स्वतंत्रता है, जिसका एंजॉय सभी लोग करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा एक वचनबद्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति का बिना भेदभाव के कारण न्याय संगत किया जाएगा। अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स हनन हो रहा है तो वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है, परंतु इसकी नीचे देखिए 4 अदालत की प्रोसीजर होते हैं। पहला लोअर, दूसरा सेशन, तीसरा हाई कोर्ट, चौथा सुप्रीम कोर्ट। तो लोअर और सेशन आप नहीं जा सकते हैं, केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। भारत में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25-28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। बट राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति, आर्टिकल 31 मतलब संपत्ति का अधिकार। अब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। एंड नाउ comes under article 300 clause A part 12। 44 संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट्स। जब जम्मू एंड कश्मीर यूटी नहीं बना था और आर्टिकल 370 एज इट इज़ था, तब वहाँ पर 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट टू प्रॉपर्टी वहाँ पर था, परंतु अब पूरे भारत में केवल 6 फंडामेंटल राइट्स थे। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। चलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर डिस्कस कर लेते हैं। मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ये आर्टिकल 13 में आता है। ये काफ़ी फेमस भी रहा है आर्टिकल, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। कहते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना और कानून भी बना दिए गए। उससे पहले भी जो कानून थे उसके विषय में इसमें बताया गया है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, और 26 जनवरी 1950 के बाद जो नए कानून बनाए गए उसमें हमारा पार्लियामेंट ये कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 26 जनवरी 1950 के बाद
जो कानून बने, यदि वह प्री कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 से टकराएगा तो वह प्री कॉन्स्टिट्यूशन नल एंड वाइड घोषित हो जाएगा। नल एंड वाइड मतलब समाप्त हो जाएगा। इसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं, आच्छादन का सिद्धांत बोला जाता है। चलिए केस स्टडी ले लेते हैं। भीकाजी नारायण केस 1955 की बात है। ये जुडिशरी ने बोला था कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जब पार्ट 3 से टकराएगा तो वह डोरमेंट की स्थिति में चला जाएगा। डोरमेंट मतलब बेहोश हो जाएगा, परंतु नल एंड वाइड कंडीशन में नहीं जाएगा, यानी कि समाप्त नहीं होगा। और जब यह राइट समाप्त हो जाएगा, मतलब जब पार्ट 3 जो राइट्स है वो समाप्त हो जाएगा, तब प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पुनः एक्टिव या लाइव हो जाएगा। इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बोलते हैं। चलिए आर्टिकल 18 पे बात कर लेते हैं। एबोलिशन ऑफ टाइटल, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सब जो अवार्ड हैं वो आर्टिकल 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं। परंतु एक बात इसमें ये भी है, जो ये अवार्ड मिलता है जिस व्यक्ति को, वो अपने नाम के आगे ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री नहीं लिख सकता। अगर ये लिखे जाएगा तो वो अमर्यादा माना जाएगा और उसका टाइटल जब्त कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज ए। क्लॉज ए एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसमें यह बताया गया है जो व्यक्ति आज क्राइम किया है तो उसको आज के कानून के तहत सजा मिलेगी, ना कि नए कानून जो आज लागू हुआ है। नेक्स्ट क्लॉज बी डबल जियोपार्डी। इसका मतलब ये होता है एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। नंबर 3 क्लॉज सी सुसाइड करना एक सजा है। बिल्कुल सही बात है। भारत में यूथेनेशिया का प्रोसीजर है, परंतु वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो वह 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश होगा, लेकिन उसको कोर्ट तक पहुंचाने का जो समय होगा वो 24 घंटे में काउंट कभी नहीं किया जा सकता। ये केवल भारतीयों के लिए है, नॉट टेररिस्ट। ये छूट गया था राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आर्टिकल 21 माना जाता है। इसमें कई सारे आर्टिकल आ जाते हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ये भी इसी में ही आता है। और राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, विदेशी यात्रा का अधिकार भी आर्टिकल 21 में ही माना गया है और ये कई बार पेपर में पूछा भी गया है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 21 क्लॉज ए, राइट टू एजुकेशन। यह 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए ये राइट टू एजुकेशन प्रोसीजर है। ये 4 अगस्त 2009 को लागू कर दिया गया था। इसके बारे में ये बोला जाता है, कहानी ये है कि गोपाल कृष्ण गोखले यदि आज जिंदा होते तो देश के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार के अपने सपने को साकार होते देख बहुत खुश होते। इनका सपना था और 100 वर्ष पूर्ण इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने मांग किया था कि भारतीय बच्चों को एक अधिकार मिलना चाहिए, जो अब पूरा हुआ। अब 6 से 14 तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। इसका अर्थ ये है कि सरकार प्रत्येक बच्चों को 8 क्लास तक निःशुल्क पढ़ाई के लिए उत्तरदायी
होगी। चलिए आज वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे। फंडामेंटल राइट्स बहुत लंबा है। टेक केयर।